करीब 250 करोड़ साल पुरानी अरावली माउंटेन रेंज अब बर्बाद होने की कगार पर है। सरकार के एक डिसीजन ने 90% अरावली पर्वत को मिटा देगी। कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और माइनिंग माफिया अपने फायदे के कारण इस पूरे अरावली माउंटेन रेंजेस को बरसों से खत्म करते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी डेफिनेशन जो पूरे नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी को डेंजर में डाल सकता है। इस एक डेफिनेशन के अप्लाई के चलते हजारों और लाखों लोगों के साथ साथ 200 से ज्यादा एनिमल स्पीसीज खतरे में आ सकता है। वाटर क्राइसिस, साफ ऑक्सीजन और फार्मिंग यानी फूड साइकिल पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। लंग्स और स्किन डिजीज जैसे कई तरह की बीमारियां बढ़ने लगेंगे। अरावली की बर्बादी मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया थार रेगिस्तान में तब्दील होना। हजारों लाखों सालों का इतिहास समेटे हुए ये पहाड़ अब खुद इतिहास बनने जा रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ की नहीं बल्कि हमारे भविष्य के सवाल है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। जहां हिमालय की फॉर्मेशन करीब 4 से 5 करोड़ साल पुरानी है, वहीं अरावली की फॉर्मेशन करीब 250 करोड़ साल पुरानी है। हिमालय की तरह ही अरावली माउंटेन रेंज की फॉर्मेशन 2 कॉन्टिनेंट प्लेट से मार्बर क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन के आपस में कन्वर्जन से हुआ था, जिस वजह से इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, जो पैलियोपोटेरोजोइक एरा की मानी जाती है। पैलियोपोटेरोजोइक एरा का मतलब है पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत पुराना युग जो लगभग 2.5 बिलियन से 1.6 बिलियन साल पहले का था। इस दौरान ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू हुई थी और स्टेबल कॉन्टिनेंट्स और सिंपल जीवन के रूप में विकसित हुई थी। मोटे तौर पर मान लीजिए अरावली की फॉर्मेशन डायनासोर के जमाने से भी पहले की है। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न में मौजूद अरावली माउंटेन रेंज जो लगभग 670 किलोमीटर लंबी है, जो दिल्ली से होकर हरियाणा, राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात तक फैली है। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिल्ली के रैसीना पहाड़ पर मौजूद राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी भी इसी अरावली रेंज के एक्सटेंशन पार्ट है। और भारत का लार्जेस्ट फोर्ट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट और कुंभलगढ़ फोर्ट्स भी इसी अरावली रेंज के हिस्सों पर आता है। शुरुआती दौर में अरावली भी हिमालय जितनी ऊंची थी, लेकिन करोड़ों सालों की कंटिन्यूस वेदरिंग के कारण इरोशन यानी घिसने की वजह से समय के चलते इसकी ऊंचाई घटते जा रहा है और आज ये पहाड़ कई छोटे छोटे पहाड़ियों में बदल चुकी है, जहां इसकी एवरेज ऊंचाई सिर्फ 600 से 800 मीटर रह गई है। हालांकि इस तरह इसका कमना ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम इंसान नहीं रोक सकते, मगर अरावली की पहाड़ियों की साल दर साल गायब होने की असली वजह कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और माइनिंग माफिया के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, जो पूरे अरावली पर्वत की मौजूदगी को खत्म कर रहा है अपने फायदे के लिए। दोस्तों, सालों से चल रहे इलीगल माइनिंग को समझने से पहले हमें अरावली माउंटेन रेंज की इंपोर्टेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हर साल गर्मी के मौसम में यहाँ टेम्परेचर आराम से 50 डिग्री को पार कर जाता है। एक तरफ थार डेजर्ट, दूसरी तरफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और उसके बीच में 670 किलोमीटर लंबी अरावली माउंटेन रेंज जो एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। एक नेचुरल शील्ड है जो रेगिस्तान से आने वाली गर्म और सूखी हवा ईस्ट की तरफ बढ़ती है, जिसे अरावली की पहाड़ और जंगल उस हवा को रोकती है। इसी वजह से रेगिस्तान का प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों तक नहीं पहुंच पाता। अगर अरावली ना हो तो थार रेगिस्तान पूर्व दिशा की ओर बढ़ता चला जाएगा और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की फर्टाइल लैंड्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। रेगिस्तान से आने वाली रेतीली तूफान जिसमें डस्ट पार्टिकल्स जो PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स शामिल है, उसे अरावली की पहाड़ और जंगल उस डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेती है, एक नेचुरल शील्ड की तरह उसे रोकती है, जिससे कुछ हद तक दिल्ली जैसे इलाकों की हवा साफ रहती है। अगर अरावली ना हो तो इन इलाकों को डिजर्टिफिकेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। आज दिल्ली के AQI भले ही 500 के पार जा चुकी है, लेकिन अगर अरावली ना हो तो दिल्ली की स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। लंग्स की बीमारियां, कैंसर जैसे घातक रोग जो लोगों में ऑलरेडी हाई है, उसका मात्रा और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा मौसम और क्लाइमेट पर भी इसका असर पड़ने लगेगा। अरावली पर्वत मॉनसून हवा को रोकने में मदद करती है। यहाँ के जंगल और पहाड़ हवा की रफ्तार को धीमी कर देते हैं, बादलों को ज्यादा देर तक रोके रखते हैं, जिससे यहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है।
जिससे यहाँ की मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करती है। अगर अरावली नहीं रही तो मॉनसून हवा तेज गति से निकल जाएगी, बारिश कम होने लगेगी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कभी नहीं हो पाएगा। सांबर, साबरमती, लूनी, माही और बानस जैसी नदियां जो लाखों लोगों को पीने के लिए पानी और किसानों को खेती के लिए सिंचाई के साधन है, इन सब में इसका असर पड़ेगा। कुएं सूख जाएंगे, ट्यूबवेल से पानी निकलना बंद हो जाएगा, लोगों को पानी के लिए टैंकर पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लोग फेस कर रहे हैं। आज दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को जो पानी मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण अरावली से निकलने वाली ये नदियां है, जो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। और अगर माइनिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में वाटर क्राइसिस जैसे परिस्थिति देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर क्रॉप पैटर्न्स पर पड़ेगा। अरावली की पहाड़ियों पर 300 से ज्यादा किस्म की प्लांट्स, 200 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज और 100 से भी ज्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज मौजूद है। अरावली की पहाड़ियां एक कंटिन्यूअस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जहां लियोपार्ड, हाइना, जैकल, नीलगाय, टाइगर और जंगल कैट जैसे जानवरों का घर है। अरावली में कुल 22 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, 4 टाइगर रिजर्व्स, कियोलाडियो नेशनल पार्क समेत सुल्तानपुर, सांबर, सिली और असोला भट्टी जैसे कई क्रिटिकल लैंड्स भी मौजूद है। मगर यहाँ बढ़ते माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन और लोगों की अर्बनाइजेशन के कारण यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, जिससे यहाँ की इकोलॉजी इम्बैलेंस होते जा रहा है। अरावली की इन पहाड़ियों पर अधिक मात्रा में जिंक, लीड, कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन, मार्बल, ग्रेनाइट जैसे कई तरह के एलिमेंट्स और मिनरल्स पाया जाता है। रामपुरा आगुचा माइंस और राजपुरा दरिबा माइंस वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक और लीड डिपॉजिट वाली माइंस है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है, जिसका मेजॉरिटी स्टेक वेदांत ग्रुप की है। 1980s की दशक में बड़े बड़े कंपनीज और माइनिंग माफिया इन मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से इस पूरे अरावली पहाड़ियों पर माइनिंग करना शुरू करते हैं, लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से, जिस वजह से 1985 में भारत का ग्रीन एवेंजर कहे जाने वाले MC मेहता सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालती है अरावली को बचाने के लिए, वो भी कई एविडेंस के साथ। 1988 में राजस्थान में चलते माइनिंग के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट भी करी, अवेयरनेस भी बढ़ी, लेकिन डिस्ट्रक्शन फिर भी नहीं रुका। जिसके बाद 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिसमें अरावली माउंटेन रेंजेस को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर किया था, जो बिना परमिशन के माइनिंग इंडस्ट्रीज, डिफोरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाता है। मगर ग्राउंड पर रियलिटी कुछ अलग थी। अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इन माफियाओं का इलीगल एक्टिविटीज फिर भी चलती रही, जिस वजह से इन इलाकों की ग्राउंड वाटर काफी नीचे जा चुका है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावलीज की इन पहाड़ियों पर हेवी कंस्ट्रक्शन के चलते 12 गेप्स बनते हैं, जिसके जरिए थार डिजर्ट धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो इलाका पहले हरे भरे होते थे वो अब रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहा है, जिसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। 1980 से लेकर 2003 के बीच रेगिस्तान से आने वाली 9 डेडली डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से लगभग 640 लोगों की जानें जाती है। 2003 से 2017 के बीच 22 डस्ट स्टॉर्म्स के चलते करीब 700 लोग और 2018 की जुलाई तक 50 डस्ट स्टॉर्म्स रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 500 लोगों की मौत नॉर्थ ईस्ट अरावली रीजन में रिपोर्ट की गई थी। 2010 की CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार नू और अलवर जैसे इलाकों में ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण यहाँ की ग्राउंड वाटर पिछले 2 दशकों में 10 मीटर से नीचे घटकर 60 से 70 मीटर नीचे चली गई है। और हर साल प्री मॉनसून के दौरान इन इलाकों की ग्राउंड वाटर कई तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट कई बार अरावली पर्वत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1996 की गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन को एक्सपांड करते हुए इसका डिक्शनरी डेफिनेशन लागू करते हैं, चाहे वो जमीन किसी की ऑनरशिप या ऑफिशियल क्लासिफिकेशन हो। इस फैसले से अरावली की एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की प्रोटेक्शन के अंदर आ गए थे।
1996 में दिल्ली के पास के इलाकों में जैसे फरीदाबाद और दिल्ली रेंज में बढ़ते पॉल्यूशन और पब्लिक हेल्थ के कारण कई सारे कंस्ट्रक्शन माइंस को बंद करने की सख्त कदम उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट। मगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज माइनिंग माफिया कैसे भी करके लूप होल का फायदा उठाकर इन पहाड़ियों पर माइनिंग करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा कि अरावली की पहाड़ियों को धीरे धीरे माइनिंग माफिया इलीगल तरीके से खत्म करते जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए एक ऑर्डर पास करते हैं और पूरे अरावली में होने वाले किसी भी तरीके की माइनिंग को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मगर उसी साल के अंत तक कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए एक नई ऑर्डर पेश करते हैं, जिसमें पुराने और लीगली वैलिड माइनिंग ऑपरेशंस को स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ परमिशन दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इलीगल माइनिंग पर बैन लगाने के बावजूद भी माइनिंग माफिया इलीगल एक्टिविटीज इन पहाड़ियों पर चलती रही। इलीगल माइनिंग और इंक्रोचमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल एम्पावर कमेटी, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसका फॉर्मेशन 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, इस कमेटी को बनाने का मकसद फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल मैटर्स को मॉनिटर करना, इंक्लूडिंग इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना। इस कमेटी की एक रिपोर्ट में अरावली की पहाड़ियों में पिछले 50 सालों में केवल राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां इलीगल माइनिंग की वजह से पूरी तरह गायब हो चुकी है। राजस्थान की 15 डिस्ट्रिक्ट जहां अरावली का 80% हिस्सा मौजूद है, वहां की 10,300 से भी ज्यादा की एरिया लीज बाउंड्री से बाहर इफेक्टेड हुआ है। 2017 की CAGA की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच पिछले 7 सालों में टोटल 7,173 FIR दर्ज हुए थे, जिनमें से 4,181 FIR सिर्फ अरावली रीजन में हुए हैं। अगर सिर्फ केसेस की बात करें तो राजस्थान में पिछले 7 सालों में 71,322 इलीगल माइनिंग के केसेस सामने आए हैं। इनमें छोटे बड़े सभी केसेस शामिल हैं। ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सब कुछ प्रोटेक्ट है और इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। अगर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है तो इतने केसेस कैसे सामने आया है? लगभग 9.8 मिलियन टन मिनरल्स इलीगल तरीके से निकाली जाती इन पहाड़ियों पर माइनिंग करके। अरावली माउंटेन रेंज का डिग्रेडेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि 2018 की राजीव गांधी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि 1975 में राजस्थान के अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पहले 10,462 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया अलग अलग कैटेगरीज में हुआ करता था, 1984 तक आते आते यहाँ की फॉरेस्ट कवर घटकर 6,116 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। राजस्थान के अलावा हरियाणा का मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे डिस्ट्रिक्ट्स भी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और हेवी माइनिंग एक्टिविटीज का शिकार रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक स्टडी के मुताबिक 1980 से 2016 के बीच हरियाणा में फॉरेस्ट कवर भी बहुत तेजी से घटा है। बदले में ह्यूमन सेटलमेंट 247 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 638 स्क्वायर किलोमीटर तक यानी 158% बढ़ गया और इंडस्ट्रीज एरिया 0 से 46 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक बढ़ गया। 1968 के सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ राजस्थान में ही अरावली के 2,269 पहाड़ रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज के दिन राजस्थान में मौजूद इनमें से 25% पहाड़ियां इलीगल माइनिंग की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिस वजह से मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट अरावली की पहाड़ों को माइनिंग से बचाने के लिए सरकार को अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाने को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की इस डेफिनेशन से इन पहाड़ियों को बचाया जा सकता है। जैसे कि अरावली रेंज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन चारों स्टेट्स में फैला हुआ है और ये सभी स्टेट्स पहले से ही अपनी अलग अलग डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे। कौन सा हिस्सा अरावली का है, कौन सा हिस्सा अरावली का नहीं है, ये स्टेट खुद डिसाइड करती थी। इसी का फायदा उठाकर माइनिंग माफिया और कंपनीज पॉलिटिकल सपोर्ट के मदद से यहाँ जमकर माइनिंग करती रही, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सख्त कार्रवाई की और माइनिंग पर तब तक टेम्पररी बैन लगा दिया जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिले। अब होता यह है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कमिटी ने बनाई थी।
मगर इनका ये डेफिनेशन पहाड़ को बचाने के बदले इन पहाड़ को मिटा ही देगी। इस नए डेफिनेशन के हिसाब से अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली पहाड़ कहा जाएगा जिनकी ऊंचाई सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जो 500 मीटर के दायरे में 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ रहेगा। तब तो वो पहाड़ सेफ है। अगर एक पहाड़ दूसरी पहाड़ से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर रहेगा तो वो पहाड़ को अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, इको सेंसिटिव जोन्स और कॉरिडोर्स, इन सब एरियाज के आसपास करीब 1 किलोमीटर की रेडियस के जमीन पर किसी भी तरीके की माइनिंग बैन लगाते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कहते हैं इस नई डेफिनेशन अप्लाई के चलते 90% अरावली की पहाड़ियां सेफ रहेगी। एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं इस नए डेफिनेशन के चलते 90% से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां लीगल प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएगी, जिससे माइनिंग माफिया और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को खुला छूट मिल जाएगा माइनिंग करने की। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की अरावली रेंज पर लगभग 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% पहाड़ियां ही ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है और बाकी के 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे आते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई 99 मीटर हो तो क्या उसे काट देना सही है? और ऊंचाई नापने का तरीका भी क्वेश्चनेबल है। दुनिया में किसी भी पहाड़ या पर्वत को नापने के लिए उसे सी लेवल से नापी जाती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, सी लेवल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। मगर अरावली की मेजरमेंट उसके आसपास के इलाकों से ऊंचाई नापी जाएगी। इसमें कितनी मैनिपुलेशन किया जा सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं। जब अरावली खत्म होने से इतनी बड़ी समस्या हो सकती है तो सरकार आज इस पर्वत पर माइनिंग क्यों करना चाहती है? क्यों सरकार कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के नीचे झुका हुआ है? सरकार को इसका अंजाम पता होने के बावजूद भी क्यों इस तरह का बेतुकी डेफिनेशन जारी किया है? 20 नवंबर के डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों से हजारों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लोगों के बढ़ते दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अपने ही डिसीजन पर टेम्पररी स्टे लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को आदेश देते हैं कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ मिलकर MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद और इस कमेटी द्वारा सरकार की सभी रिपोर्ट्स को डिटेल में चेक करने के बाद इस 100 मीटर की नई डेफिनेशन के ऊपर एक्शन ली जाएगी। और जब तक कोर्ट के सामने ये मैनेजमेंट प्लान पेश नहीं किया जाता तब तक इस नई डेफिनेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। माइनिंग के लिए किसी भी नए लाइसेंस को इशू नहीं की जाएगी। अब इस कमेटी पर निर्भर करेगा कि नई डेफिनेशन को फ्यूचर में एक्सेप्ट करी जाएगी या नहीं। मगर एक बात क्लियर है, कोर्ट की एक रॉन्ग डिसीजन से पूरे नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी खतरे में पड़ जाएगा।